क्या आप जानते हैं कि एक यूनिकॉर्न की मौत किसी कंपनी की किस्मत बदल सकती है? जब एक जादुई प्राणी की जान चली जाए तो क्या सिर्फ एक कहानी खत्म होती है या शुरू होती है एक खतरनाक खेल? एक लड़की, एक रहस्यमयी खून और एक ऐसा राज जो इंसानियत को बदल सकता है, या कुछ और? तो फिल्म डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न की शुरुआत होती है एलियट और उसकी बेटी रेडली से, जो एक लंबी ड्राइव पर है। वो जा रहे हैं एलियट के बॉस ओडेल गेट्स के घर, जो कैंसर की आखिरी स्टेज पर है। ओडेल एलियट को कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता है और एलियट की आंखों में यही ख्वाब चमक रहा है। इसी बीच एलियट को ओडेल का गुस्से भरा कॉल आता है। वो भड़का हुआ है क्योंकि एलियट और रेडली 1 घंटे लेट है। कॉल के दौरान एलियट को अचानक छींक आने लगती है। उसे धूल से एलर्जी हो गई थी और तभी उसका ध्यान भटकता है। एक जोरदार टक्कर होती है। एलियट और रेडली हड़बड़ाकर कार से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने एक बेबी यूनिकॉर्न को टक्कर मार दी है। वो जमीन पर पड़ा कराह रहा है। रेडली उसके पास जाती है और जैसे ही वो उस यूनिकॉर्न के चमकते सींग को छूती है, वो खुद को एक दूसरी दुनिया में महसूस करती है। एक शांत, जादुई, रहस्यमयी दुनिया। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा देर नहीं चलता। रेडली को अपने पिता की चिल्लाने की आवाज आती है। जब उसने आंखें खोली तो देखा एलियट एक कुल्हाड़ी लेकर उस मासूम यूनिकॉर्न पर बार बार वार कर रहा है। रेडली उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर एलियट नहीं रुकता। वो चाहता था कि इस घटना का कोई भी सबूत बाकी न रहे और वो यूनिकॉर्न की लाश को भी कार में डाल लेते हैं। अब ये लोग आखिरकार ओडेल गेट्स के घर पहुंचते हैं। ओडेल एलियट से मिलता है और कहता है, मैं अपनी मौत को अब स्वीकार कर चुका हूं और मुझे लगता है मेरी कंपनी को अब तुम ही संभाल सकते हो। एलियट खुशी खुशी हामी भरता है और तुरंत बिजनेस के कई नए आइडिया पेश करने लगता है। लेकिन ओडेल एकदम शांत होकर कहता है, अभी नहीं, पहले मैं तुम्हें और रेडली को थोड़ा और अच्छे से जानना चाहता हूं। दूसरी तरफ रेडली ऊपर अपने कमरे में है और जब वो अपना चेहरा धोती है तो दंग रह जाती है। उसके चेहरे पर जो कई सालों से मुहासे थे, वो सब गायब हो चुके थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये सब उस यूनिकॉर्न के खून की वजह से हुआ था जो उसके चेहरे पर गिर गया था। डरी स्मी रेडली अपने पापा के पास आती है और कहती है, डैड, हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन एलियट इनकार करता है, हम अभी कुछ देर और यहां रहेंगे क्योंकि ओडेल अब सिर्फ हमारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता, ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। रेडली की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक भयानक चीख पूरे होटल में गूंज उठी। सब लोग दौड़ते हुए बाहर आए तो सामने का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एलियट की कार की खिड़की टूटी हुई थी और उसके सामने खड़ा था एक असली यूनिकॉर्न। हां, एक यूनिकॉर्न। हकीकत में होटल का सिक्योरिटी गार्ड डर गई और बिना कुछ सोचे यूनिकॉर्न पर गोली चला दी। गोलियों की आवाज के साथ ही माहौल एकदम सन्न हो गया। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, ये आखिर क्या है? रेडली बोली, इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साफ दिख रहा है ये एक बेबी यूनिकॉर्न है। अब एलियट को भी लगा सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं। उसने सबके सामने कबूल किया कि उसकी ही कार से यूनिकॉर्न टकराया था। रेडली ने उसे अलग ले जाकर बताया कि जब उसने यूनिकॉर्न का हॉर्न पकड़ा था तभी से उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। एलियट को याद आया कि कार में उसे डस्ट एलर्जी हो रही थी, लेकिन जैसे ही यूनिकॉर्न का खून गिरा वो ठीक हो गया। ना सिर्फ एलर्जी, उसकी नजर भी बिना चश्मे के ठीक हो गई थी। रात को एलियट रेडली से मिलने गया। रेडली थोड़ी उदास दिख रही थी। एलियट ने पूछा, जब तुमने यूनिकॉर्न को छुआ था क्या कुछ महसूस हुआ था? रेडली ने बताया, उसके अंदर एक अजीब गहरा कनेक्शन था, जैसे कोई अधूरी कहानी मुझसे जुड़ रही हो। मुझे लगने लगा है कि ओडेल की फैमिली सिर्फ लालच के लिए इस यूनिकॉर्न को रखना चाहती है। रेडली चाहती थी कि यूनिकॉर्न को आजाद कर दे, पर एलियट ने इनकार कर दिया।
उसे डर था कि ऐसा करने से उसका प्रमोशन रुक जाएगा। रेडली को गुस्सा आ गया। उसने एलियट को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखने लगी। एक फोटो के पीछे उसे एक पुरानी ड्राइंग मिली जिसमें एक यूनिकॉर्न बना था। अब सब कुछ धीरे धीरे जुड़ने लगा। उसने यूनिकॉर्न की हिस्ट्री सर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि सदियों पहले यूनिकॉर्न को पकड़ने की कोशिशें की गई थी, बट किसी भी योद्धा या राजा को सफलता नहीं मिली। बस एक मासूम लड़की के जरिए ही उन्हें काबू किया गया था। उसी के जरिए यूनिकॉर्न को मारकर एक महल में कैद किया गया और उसे शाही गुलाम बना दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूनिकॉर्न को एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया जाने लगा। इस सब के बीच होटल अब एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में बदल चुका था। यूनिकॉर्न का ब्लड और उसके बायोसिग्नल्स का टेस्ट किया जा रहा था। डॉक्टर सॉन्ग ने प्रेजेंटेशन दी कि यूनिकॉर्न के ब्लड में ह्यूमन बॉडी को हील करने की ताकत है। डॉक्टर ने बताया कि यूनिकॉर्न का हॉर्न बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है जो किसी भी इमोशनल या फिजिकल इश्यू को महसूस कर सकता है। और जब इन सिग्नल्स को टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। अब यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर एक लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट पर टेस्ट किया गया। वो पेशेंट था ओडेल। ओडेल ने कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं वैसे भी मरने वाला हूं। कुछ ही घंटों में चमत्कार हुआ। डॉक्टर सॉन्ग हैरान थे कि लास्ट स्टेज कैंसर पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन रेडली की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। सिर्फ सवाल थे, क्या यह वाकई चमत्कार था या किसी बड़ी कीमत की शुरुआत? डॉक्टर सॉन्ग को जैसे ही यूनिकॉर्न के सींग से निकलते बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में अचानक बढ़ोतरी का पता चलता है, उनकी आंखों में डर साफ झलकता है। मशीनें बीप करने लगती हैं, रीडिंग्स अनकंट्रोल होती जा रही थी और तभी पूरे एरिया की लाइट गुल, हर स्क्रीन, हर डिवाइस, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो यूनिकॉर्न ने खुद अपनी मौजूदगी से तकनीक को चुप कर दिया हो। ऑर्डर तुरंत एक आदमी को टनल की जांच के लिए भेजता है। वो आदमी जैसे ही टनल में घुसता है, अंदर का नजारा देख उसके कदम वही जम जाते हैं। टनल की दीवारें जगह जगह से फटी हुई थी और उस फटी टनल के बीचों बीच खड़ा था यूनिकॉर्न। लेकिन अब वो वैसा शांत और मासूम प्राणी नहीं था जैसा सबने देखा था। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी, सींग से नीली रोशनी की धाराएं निकल रही थी और हवा में एक अजीब सी कंपन फैल रही थी, जैसे खुद कुदरत सांस ले रही हो। इधर रेडली, जो सब समझ चुकी थी, अकेले ही बाहर निकल आती है। उसे आसमान में एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखती है। वो जानती है कि ये कोई आम चीज नहीं, ये यूनिकॉर्न की चेतावनी है। वो भागकर वहां पहुंचने की कोशिश करती है जहां टनल है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कट टू क्वार्टर में हड़कंप मच जाता है। लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है ये सब इस जानवर की वजह से है, तो कोई कहता इसकी ताकत को कंट्रोल करना होगा वरना हम सब गए। तभी रेडली फिर से बोलती है, ताकत को कैद नहीं किया जा सकता, ये कुदरत का बच्चा है और कुदरत से खेलने का अंजाम हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन अब वो कोई चेतावनी नहीं थी, अब ये यूनिकॉर्न का बदला था। एक लाइन जो असर छोड़ती है। लालच ने इंसान को अंधा बना दिया था, लेकिन यूनिकॉर्न ने उन्हें दिखाया कि असली चमत्कार क्या होता है और उसका गुस्सा कितना जानलेवा। डॉक्टर सॉन्ग की बॉडी में गहराई तक धंसा हॉर्न का टुकड़ा अब भी टनल की चमकती दीवारों के बीच गूंज रहा था। बाहर एक विशाल यूनिकॉर्न ने जैसे सबके होश उड़ा दिए थे। गार्ड्स को जैसे सिर्फ एक ही आदेश मिला हो, गोली चलाओ, चाहे जो भी हो। चारों तरफ अफरा तफरी थी। गाड़ी के अंदर रेडली पर भी हमला हो चुका था, लेकिन एलियट वक्त रहते उसे बचा लेता है। पर कहानी यही नहीं रुकती। अब वही यूनिकॉर्न जो रेडली की जान लेने वाला था, एलियट की ओर बढ़ता है। अपने पापा को खतरे में देखकर रेडली चीखती है, डैड भागो, और खुद उस यूनिकॉर्न को भटकाने में लग जाती है।
लेकिन जैसे ही यूनिकॉर्न उसके पास आता है, रेडली को कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसका दिल कहता है ये मारने नहीं आया। और जैसे ही वो यूनिकॉर्न उसके करीब पहुंचता है, उसके हॉर्न से चमक निकलती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो कोई अधूरी बातचीत शुरू हुई हो, लेकिन तभी फिर से गोलियों की बौछार होती है। यूनिकॉर्न भागता है। जमीन पर खून ही खून फैला है। रेडली समझ जाती है ये केवल जानवर नहीं है, ये किसी गहरी चेतावनी के संकेत है। ओडल का बेटा रेडली पर चिल्लाता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो जवाब देती है, मैं बताना चाहती थी, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। और फिर सबके सामने एक सच उगल देती है, मुझे यूनिकॉर्न से जुड़ाव महसूस होता है। बेबी यूनिकॉर्न को छूने पर जो कनेक्शन महसूस हुआ था, वही अब फिर हो रहा है। सब हैरान रह जाते हैं। ओडल की वाइफ धीरे से कहती है, शायद इसीलिए उसने तुम पर हमला नहीं किया। रेडली समझाने की कोशिश करती है, अब वक्त है कि हम उस बेबी यूनिकॉर्न को छोड़ दें। लेकिन ओडल चालाक निकला। कहता है, हम किसी मासूम की मौत को बेकार नहीं जाने देंगे। हम उनका पूरा फायदा उठाएंगे। और उसका बेटा डॉक्टर भाटिया को बातों में उलझाकर यूनिकॉर्न का पाउडर चुरा लेता है। नशे की तरह उसे इस्तेमाल करता है। एक मासूम जीवन को ड्रग बना देना, यही असली बर्बादी है। रेडली अब उस माहौल से टूट चुकी है। चुपचाप आहों के साथ एक किनारे बैठ जाती है और आसमान की ओर देखती है। वही चमकती रोशनी फिर से नजर आती है। तभी उसे ख्याल आता है, मैं अपने डैड को ऐसे छोड़ नहीं सकती। वो वापस अंदर दौड़ती है और अपनी निकाली हुई यूनिकॉर्न की पेंटिंग्स को जोड़ने लगती है। धीरे धीरे उसे समझ आता है, यूनिकॉर्न्स के पास हीलिंग की एक विशेष शक्ति है। उधर ओडल और एलियट जिन घायल यूनिकॉर्न्स को शिकार समझ रहे थे, वही अब शिकारी बन चुके हैं। रेडली फौरन उन्हें चेतावनी देती है और जैसे ही एलियट का मोबाइल बजता है, वो बाहर देखता है। एक चमकता हुआ यूनिकॉर्न उसकी ओर आ रहा है। कुछ कहने से पहले ही वो यूनिकॉर्न एक गार्ड को उड़ा देता है। ओडल और एलियट घर की ओर भागते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न उनके पीछे पीछे गार्ड्स को मारते हुए आ रहा है। ओडल हिम्मत करता है, यूनिकॉर्न को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी जान भी चली जाती है। अब सब लोग जल्दी से घर के अंदर भागते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। एलियट सबको सख्त हिदायत देता है, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन तभी यूनिकॉर्न्स बिजली की सप्लाई काट देते हैं। कनेक्शन खत्म। बाहर से न कोई मदद आ सकती है, न कोई बाहर जा सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये यूनिकॉर्न्स क्यों आए, बल्कि ये है, इन इंसानों ने क्या खो दिया है जो वो वापस नहीं पा सकते। इलेक्ट्रिक गेट भी अब पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी ओडल की वाइफ गंभीर लहजे में कहती है, किसी को तो इन सब की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अब जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो यूनिकॉर्न्स को डिस्ट्रैक्ट करके दोबारा दरवाजा खोल सके। ये जिम्मेदारी दी जाती है एलियट और डॉक्टर भाटिया को। शुरुआत में वो हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर अपने बॉस के ऑर्डर पर तैयार हो जाते हैं। बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न एक सेफ केस में बंद करने के बाद डॉक्टर भाटिया का चेहरा उदासी से भर जाता है। वो एलियट से कहती है, हमें किसी और की नहीं, पहले खुद की सोचना चाहिए। ये ऑडेल जैसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं। इन्हें हम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं। उधर यूनिकॉर्न को वापस उनके माता पिता के पास भेजने की कोशिश चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ दरवाजा खोल दिया गया था। ब्लिंडा को तुरंत बाहर निकलती है, बट जैसे ही भागने लगती है, उसे याद आता है उसका बेटा तो अंदर ही रह गया है। वो बेटा जो अब यूनिकॉर्न पाउडर की लत में डूब चुका था। जब यूनिकॉर्न्स को पता चलता है कि उसके पास उनके बच्चे का हॉर्न है, वो गुस्से में डॉक्टर भाटिया पर हमला कर देते हैं और वही उसकी जान ले लेते हैं। उधर एलियट घर लौटता है अपनी बेटी रेडली को लेने और ओडल की वाइफ अपने बेटे को ढूंढने। तभी वो लड़का नीचे उतर कर आता है जिसने रेडली की प्रिंट की हुई यूनिकॉर्न स्टोरीज की तस्वीरें देखी थी। वो चिल्लाकर कहता है, रेडली का आइडिया बकवास है, यूनिकॉर्न्स को छोड़ना मूर्खता थी। ये तो रेडली ही थी जो इन्हें कंट्रोल कर सकती थी। अब लालच फिर जागता है
और वो एलियट के हाथ से हॉर्न छीन लेता है। एलियट ये देखकर बेहद पछताता है। क्या मैं अपनी बेटी को भी इन हवसों के बीच फंसा दूं? यही सोचकर वो वही खड़े खड़े अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। इसी बीच यूनिकॉर्न्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। एलियट और रेडली भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं। रेडली की मां अपने बेटे को हॉर्न देने के लिए कहती है, लेकिन वो ड्रग्स की लत में इतना डूब चुका था कि मना कर देता है। मां जबरन कंटेनर छीनती है, लेकिन उसमें हॉर्न होता ही नहीं। असल में हॉर्न तो एलियट पहले ही चुपचाप निकाल चुका था। जब रेडली को पता चलता है कि एलियट ने उसकी जान बचाने के लिए हॉर्न चुराया था, तो उसकी आंखें भर आती है। एलियट कहता है, तुम जाओ, मैं सब संभालूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी मां से किया हुआ वादा है कि तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। रेडली भारी दिल से बाहर निकलती है। यूनिकॉर्न्स उसके आसपास मंडराते हैं, लेकिन हमला नहीं करते, बल्कि एक ब्लैक यूनिकॉर्न तो उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। रेडली फूट फूट कर रोने लगती है। यहीं पर शेपर्ड की लालच दोबारा जाग जाती है। वो ब्लैक यूनिकॉर्न के पैरों को बांधने की कोशिश करता है ताकि उसे कैद कर सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एलियट आ जाता है। एलियट यूनिकॉर्न का हॉर्न उठाकर शेपर्ड के सीने में घूम देता है, लेकिन मरते मरते शेपर्ड एलियट को भी घायल कर देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। रेडली दौड़कर अपने डैड के पास आती है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें ले चुके थे। रेडली की चीख पुकार गूंजती है, तभी यूनिकॉर्न्स अपने सींग मिलाकर एक जादू करते हैं। एलियट की सांसें दोबारा लौट आती है। रेडली खुशी से अपने डैड से लिपट जाती है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। वो समझती है कि ये सब खून खराबा रेडली और एलियट ने किया है। वो उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। भले ही दोनों अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे परीक्षा जैसी कहानी पर कौन यकीन करता? और तभी जैसे कोई चमत्कार होता है, यूनिकॉर्न्स दौड़ते हुए वापस आते हैं और पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं। वो सिर झुकाकर रेडली और एलियट का साथ देते हैं। यहीं पर फिल्म डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न खत्म होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत यूनिकॉर्न के हॉर्न में नहीं, इंसान की नीयत और फैसले में होती है। लालच चाहे किसी का भी हो, अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। और कभी कभी सच्चा जादू माफ करने और बचाने में छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।